नमस्कार साथियों। आज की क्लास रहेगी अपनी कक्षा 12 जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी, क्योंकि अपने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। आधा आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, कुल 16 क्वेश्चन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका 16 में से 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इसीलिए मैं डेली एक क्लास अपने 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डालूंगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए अपनी क्लास और अपने सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बनाइए, अच्छा बनाइए। और चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, परागकणों की बाहरी भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो परागकण होते हैं अपने पोलन ग्रेन्स में, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम में भी इनको टाइप करके लाया हूँ प्रश्नों को, ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी रख सकें। तो बोथ लैंग्वेज में मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। तो देखिए, अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो दिखाएंगे, द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, उनकी आउटर लेयर, बाहर की भित्ति किसकी बनी होती है, कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलेनिन। कौन सा होगा? स्पोरोपोलेनिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलेनिन। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, चाहे कोई से पे भी लगा दो, हिंदी इंग्लिश उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना सेकंड, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। तो ये अपना प्रश्न है कि भाई शुक्राणुओं को पोषण कौन देती है। वर्क टू न्यूट्रिश स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिश देने का वर्क कौन करती है। तो ये करती हैं अपनी लीडिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर सी, या फिर इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन नंबर सी जो है लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, भोजन प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। ओके, लीडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्ति कौन सी है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में होगा ये, देखो यहाँ से इसको उठाते हैं, औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्ति कौन सी है। तो विच इज द मेडिसिन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताना है जो कि मेडिसिन फ्री हो, यानी कि औषधि रहित हो। तो ऐसी गर्भाशय युक्ति बतानी है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है लिपेस लूप। ये लिपेस लूप क्या है, एक गर्भाशय युक्ति है जो कि मेडिसिन फ्री है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, लिपेस लूप। यह आपने अपने जनन स्वास्थ्य वाले लेसन में पढ़ा होगा। और ये क्लास 12th विद्यार्थियों के साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि कंपटीशन एग्जाम देते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है उस जनरल साइंस से ही ये बने हुए हैं, क्योंकि जीव विज्ञान है, सरल है, तो इसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है अपने सामने वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है। यानी कि लिंग सहलग्न रोग आपको बताना था। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हेपेटाइटिस, एड्स, हीमोफीलिया और हेजा। तो इसके अंदर जो स ऑप्शन है हीमोफीलिया, ये इसका राइट आंसर है। हीमोफीलिया इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये एक लिंग सहलग्न रोग है, जबकि बाकी के जो डिजीज हैं वो लिंग सहलग्न नहीं है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर स सही है। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, डीएनए के दोनों रज्जु परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए फॉलोइंग बॉन्ड। यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों जो लड़ियां होती हैं वो आपस में किस बंध से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये दोनों जो रज्जुक होते हैं, दोनों जो लड़ियां होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। कौन से बॉन्ड द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समजातता का सही उदाहरण बताइए। समजातता को इंग्लिश में कहते हैं होमोलॉजी।
तो यहाँ पे होमोलॉजी बतानी है आपको, होमोलॉजी का सही एग्जाम्पल बताना है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉजी। देखो भाई, इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्योंकि मानव, चीता और व्हेल के अग्रपाद यानी कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, टाइगर एंड व्हेल, यही करेक्ट ऑप्शन है। ये समजातता यानी कि होमोलॉगस के एग्जाम्पल हैं। होमोलॉगस या समजाति अंग हम उसे कहते हैं जिनकी जो आंतरिक संरचना है या जो उत्पत्ति है वो समान होती है। तो मानव का, चीते का और व्हेल का जो अग्रपाद होता है, आगे वाला जो पैर होता है, जिसको हम मानव के अंदर हाथ कहते हैं, चीते के अंदर आगे वाला पैर कहेंगे, और व्हेल के जो फ्लिपर्स होंगे, ठीक है, जो कि मतलब उसमें चेंज जाते हैं, ये तैरने के अंदर ये सहायता करते हैं, तो फ्लिपर इनको बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही इनकी जो संरचना होती है अंदर से, यानी कि इनकी उत्पत्ति वो समान होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अपने समजातता के, होमोलॉगस के। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज का आपको सही ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन न्यूमोनिया, टाइफाइड और कैंसर। इसके अंदर देखिए, कैंसर जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में देखिए न्यूमोनिया, पैचिस और एड्स। इसके अंदर हाँ, यही राइट ऑप्शन है, न्यूमोनिया, पैचिस और एड्स। ऑप्शन नंबर बी में तीनों डिजीज ऐसे दे रखे हैं जो इन्फेक्शियस हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में देखो कैंसर वापस आ गया, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए डी ऑप्शन के अंदर आर्थराइटिस आ गया, यानी संधि शोथ आ गया। ये संधि शोथ भी क्या है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है, हड्डियों के हड्डियाँ में जकड़न और जो दर्द होता है वो वाली है। तो ये कोई संक्रामक डिजीज़ नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम बताना है आपको कि भाई बीओडी का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आप बीओडी का फुल फॉर्म बताइए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बैठ रहा है हिंदी मीडियम के अंदर बैठेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर 6। वैसे अभी वर्तमान में इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जो कि राइट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 6। लेकिन यदि हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसी को पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते थे। तो अगर देखते हैं तो इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बैठ रहा है, क्योंकि इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार ही आना चाहिए वैसे यहाँ पे डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका राइट ऑप्शन बनेगा, लेकिन इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, तो दोनों वैसे राइट बन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो होगा अपना, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? हु हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन ए फूड चेन, यानी एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें हाईएस्ट नंबर किसकी होती है, सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है, जो प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, द्वितीयक उपभोक्ता की होती है या अपघटक की होती है, यानी कि प्रोड्यूसर की होगी, प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर की होगी या फिर डिकम्पोजर की होगी। तो देखिए इसमें जो सर्वाधिक संख्या होती है वो होती है उत्पादक की, किसकी होती है? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर की होती है, तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, ऑप्शन ए उत्पादक या प्रोड्यूसर सही है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची अगर इंग्लिश में बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। आणविक कैंची किसे कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? तो उस हार्मोन का नेम बताना है आपको, एक एंजाइम है उसका नाम बताना है, और वो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऑप्शन सही है।
इसका जस्ट अपोजिट जो होता है ये क्या करता है बेटा, आणविक कैंची का मतलब है कि भाई ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ये क्या काम करता है, डीएनए को एक निश्चित स्थानों से कट कर देता है, काट देता है, इसलिए इसको आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि कैंची भी काटने का काम करती है और ये जो एंजाइम है ये भी क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से टी प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। तो टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है ये बताना है आपको। तो देखो टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होगा, टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टी प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है और इस बैक्टीरिया से हमें ये टी प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, टी प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ओके, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से समष्टि का गुण है, यानी कि आपको समष्टि का गुण बताना है। तो समष्टि का गुण बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्रॉपर्टी बताना है आपको। फर्स्ट जन्म दर जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं, सेकंड मृत्यु दर यानी डेथ रेट, थर्ड लिंग अनुपात जिसको सेक्स रेशियो कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए समष्टि जो है यानी कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके ये सारे ही गुण होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये सभी तीनों ही चीज़ें किसकी हैं, समष्टि की प्रॉपर्टी है, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है। और अगला प्रश्न है अपना कि भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं, हाउ मेनी हॉट स्पॉट आर देयर इन इंडिया। अपने इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, हॉटस्पॉट को हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल, ऐसे स्थान जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है उन स्थानों को कहते हैं हम तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने भारत में ऐसे कितने स्थान हैं, तो आपको याद होनी चाहिए अपने भारत में ऐसे 4 स्थान हैं। कितने स्थान हैं, 4 स्थान हैं। आपको नाम भी याद होंगे कौन कौन से 4 स्थान हैं, आप याद रखना, मैं बता देता हूँ वो 4 कौन कौन से स्थान हैं। एक तो है हिमालय अपने भारत में, दूसरा है पश्चिमी घाट, और तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा स्थान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और उसका नाम है सुडलैंड। तो इस प्रकार से 4 स्थान हुए, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडलैंड। तो इस प्रकार से ये चारों क्या है, हॉटस्पॉट अपने इंडिया के, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, यानी ऐसा पिरामिड बताना आपको जो हमेशा सीधा बनता है, अपराइट डायरेक्शन में बनता है। तो वो होगा ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर 6 एग्जैक्ट राइट होगा। ऑलवेज ये राइट होता है एनर्जी का पिरामिड, तो यहाँ पे बनेगा ऊर्जा का पिरामिड, ये हमेशा सीधा बनता है। जबकि जैसे इसके दूसरे ऑप्शन के डिस्कस करें तो जीव भार का पिरामिड है, ये वैसे सीधा बनता है लेकिन कभी कभार उल्टा भी बन सकता है। जीव संख्या का पिरामिड ये भी सीधा बनता है लेकिन कभी कभार कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर उल्टा भी बन सकता है, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो ऑलवेज अपराइट बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। According to IUCN Red List, which of the following species has become extinct? यानी आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी जाति समाप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसका एक भी मेंबर अब नहीं बचा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए डोडो, ऑप्शन बी क्वेगा, ऑप्शन सी थाइलेसिन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव।
तो देखो बेटा इसके अंदर चारों ही ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, डोडो, क्वेगा और थाइलेसिन, ये तीनों ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। सभी ये जो स्पीसीज दे रखी हैं वो एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ न हानि होती है? ठीक है ना, यानी कि आपको बताना था कि ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को न लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो उसको बताना है कि उस पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे इसे व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन देयर इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीसीज नाइदर बेनिफिट्स नोर सफर लॉस। यदि कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरी स्पीसीज को न तो बेनिफिट होता है और न ही लॉस होता है, तो इस इंटरेक्शन को, इस पारस्परिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम बेटा सहभोजिता। क्या कहेंगे इसको? पहला ऑप्शन इसमें राइट बनेगा। इंग्लिश में कहेंगे कम्युनसाइलिज्म। कॉमनसाइलिज्म जो होता है इसके अंदर क्या होता है, पहली जाति को लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को न तो लाभ होता और न ही हानि होती है। तो कॉमनसाइलिज्म यानी कि सहभोजिता इसका राइट आंसर होगा, जबकि जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा। अब देखिए ये अपनी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ पर 16 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी इस क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, जानकार हैं, उन सब तक शेयर करें और अपनी नॉलेज को अच्छा बनाएं और अच्छी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।